कुमार जायसवाल जी से आग्रह करूंगा, जो भ्रम की स्थिति इस समय इस देश के अंदर विपक्ष के द्वारा पैदा किया गया है उसके बारे में प्रकाश डाले और किसान नीति के बारे में विस्तार से प्रकाश डाले। श्री सुशील जायसवाल जी। अजय पटेल जी कृपया आके, अजय पटेल जी भिलाई मुखिया कृपया मंच पर आकर प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर लें। धन्यवाद। इस किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं छोटे भाई श्री संदीप श्रीवास्तव जी, हमारे बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष सह हमारे यशस्वी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जिसके बारे में मैं कहता हूं, बुजुर्गों की बेटी जवानों की बहना, बुजुर्गों की बेटी जवानों की बहना रेणु देवी है घर घर की बहना। वैसे हमारी बहन श्रीमती रेणु देवी जी, जो आज बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, बड़े गौरव की बात है। प्रदेश के उपाध्यक्ष और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक माननीय श्री मिथिलेश तिवारी जी, माननीय चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह जी, हमारे जिला के कप्तान, बेतिया जिला के कप्तान श्री दीपेंद्र सर्राफ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई शैलेंद्र मिश्र जी, हमारे पांचों मंडलों के अध्यक्ष क्रमशः कामेश्वर सिंह जी, कमल मुखिया जी, विनोद श्रीवास्तव जी, राधे श्याम पटेल जी और मन्ना मिश्रा जी। अच्छा, कोई बात नहीं। हमारे जिला के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्री आनंद सिंह जी, श्री विजय रंजन ठाकुर जी, पन्नालाल शाह जी, हमारे रक्सौल जिला के बहुत वरिष्ठ नेता और हमारे प्रभारी रह चुके हैं श्री प्रमोद शंकर सिंह जी, युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष श्री धनरंजन कुशवाहा जी, हमारे वरिष्ठ नेता जिनको मैं मझौलिया का अटल भी कहता हूं, श्री अचल नारायण शर्मा जी, मझौलिया का वरिष्ठ नेता भिखारी सिंह जी, जिला पार्षद डीपी कुशवाहा जी, महिला मोर्चा की जिला के अध्यक्ष पायल गुप्ता जी और एक विशेष अतिथि जो अपने ही जिला के रहने वाले हैं लेकिन पटना से चलकर आए हैं, पतंजलि योग पीठ के केंद्रीय प्रभारी आदरणीय श्री अजीत कुमार जी। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है वो किसान नीति के विषय में चौपाल का कार्यक्रम है। साथ साथ हमारे सभी माननीय देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो तन मन से धन से लगे हुए थे चुनाव में, उनके अभिनंदन का भी कार्यक्रम है। तो उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के लिए। हो तुम पर प्रभु की वर दृष्टि, हो तुम पर प्रभु की वर दृष्टि, तुम ही पर लगी आशा दृष्टि, तेरे साथ सकल समाज, करता हूं तेरा अभिनंदन आज, करता हूं तेरा अभिनंदन आज। मित्रों, इसके पहले कि मैं नई जो किसान नीति आई है इस पर कुछ बोलूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्मृति को, अपनी यादगारी को थोड़ा सा अतीत में ले जाइए। आपको मैं फ्लैश बैक में ले जाना चाहूंगा। याद कीजिए वह जमाना जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, केवल BSNL का बेस फोन हुआ करता था और बहुत चुनिंदा जगहों में, शहरों में होता था कहीं कहीं, लेकिन उस समय उसका चार्ज बहुत ज्यादा था और बेस फोन से बात करना बहुत ही एक VIP का एक द्योतक था जो आज नहीं है। उसके बाद ऑप्टिक फाइबर केबल सिस्टम आया, बाद में धीरे धीरे मोबाइल आया
जो हर हाथ में, हर पॉकेट में है। लेकिन सबसे पहले किसका मोबाइल आया था? तो रिलायंस का आया था। और रिलायंस का जो वो मोबाइल था वो बहुत महंगा इसलिए भी था कि जो करता था उसको तो पैसा लगता ही था, साथ साथ सुनने वालों को भी पैसा लगता था। ये स्थिति है। लेकिन सरकार ने निजीकरण का द्वार खोला, प्राइवेटाइजेशन किया, और परिणाम ये हुआ कि अनेक मोबाइल की कंपनियां इस देश में आई। और आज स्थिति ये है कि सुनने का तो कुछ पैसा ही नहीं लगता है, और 80 दिन के लिए 598 रुपये डलवा दीजिए तो जितना मन हो इंटरनेट चलाइए, खत्म नहीं होगा। 1.5 GB जो है, मेरे जैसा आदमी जब खत्म नहीं कर सकता है तो बहुत, हम नहीं सोचते कोई खत्म कर पाएगा। अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं, जितना मन हो उतना मैसेज भेजिए। आज ये स्थिति आई है, क्यों? क्योंकि इसका दरवाजा जो है वह सबके लिए, सभी प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। उसी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि एक समय था जब सरकार की कंपनी एविएशन के क्षेत्र में, हवाई जहाज के क्षेत्र में, एयर इंडिया, जिससे हम लोग देश से विदेश में जाते थे, और इंडियन एयरलाइंस, जिससे हम लोग देश में यात्रा करते थे। लेकिन स्थिति उस समय यह थी कि वो बहुत महंगा था। पटना से दिल्ली का किराया 25 से 30 हजार रुपया लगता था, और हवाई जहाज पर चढ़ना किसी के लिए, हमारे जैसे आदमी के लिए एक स्वप्न की बात हुआ करती थी। और स्थिति ये भी था कि सब कुछ इतना मोटा किराया देने के बावजूद एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस घाटे में चलता था। सरकार ने जब उदारीकरण का दरवाजा खोला तो आज अनेक कंपनियां इस एविएशन के क्षेत्र में आ गई है। लेकिन किराया जो है वो 25-30 हजार से घट करके आज जो है 5,000-6,000 पर आ गया है, और किसी को घाटा भी नहीं लग रहा है। पहले एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस था, अब जो है इंडिगो है, स्पाइस जेट है, बहुत सारा है, अनेक हैं, सहारा एयरलाइंस है, और किसी को घाटा नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि उपभोक्ता को तो फायदा ही है। फिर आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, पहले दूरदर्शन हुआ करता था, आप मजबूर थे कि केवल दूरदर्शन ही देख सकते थे। लेकिन सरकार ने जब प्राइवेट कंपनियों को इजाजत दिया तो आज जो है अनेक चैनल आपके घर में है। आप डीटीएच से, डायरेक्ट टू होम डीटीएच से आप लोग देखते हैं, और वो फ्री भी है। डीटीएच लगाइए, पे चैनल आप नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी आपके पास सैकड़ों चैनल जो है वो फ्री टू एयर है, FTA है। तो आज जो है उदारीकरण जहां जहां हुआ है, जहां जहां प्राइवेट कंपनियों का द्वार खोला गया है, वहां वहां उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। और यही कारण है कि नया जो कृषि नीति बना है उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक अध्यादेश लाया था। कब? जून के महीने में। अध्यादेश का अर्थ होता है कि ऑर्डिनेंस, एक कानून पारित किया जाता है कि ये कानून जो है होगा, और उसके 6 महीना के अंदर जो है उसको संसद के दोनों सदनों से उस कानून को पास करवाना पड़ता है, और वो भी हो गया है। आज स्थिति ये बनी है कि ये जो कानून जो है, नया कृषि नीति जो है, उसको, उसके 3 प्रावधान हैं, और तीनों प्रावधानों को मैं बहुत ही सरलता के साथ उदाहरण दे करके जल्दी से जल्दी आपको समझा देना चाहता हूं। देखिए भाई, पहला उसमें कानून जो बना है वो ये है कि सरकार जो MSP घोषित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे कि अभी जो है आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है धान का घोषित हो गया है 1680 रुपया, लेकिन 1880 रुपया। लेकिन ये बताइए कि किसी को मिलता है अपने बिहार में? नहीं के बराबर मिलता है। व्यवस्था जो है वो इतनी सड़ी गली हो चुकी है। गिरिराज सिंह ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं लिया, और सुधर भी नहीं सकता है, क्योंकि सरकार समूचे देश का अनाज तो खरीद नहीं सकती है। लेकिन एक नियम के तहत वो अनाज जो है वह बाजार, मंडी, जिसको कृषि उत्पादन बाजार समिति, दिल्ली में मंडी बोलता है, हरियाणा में मंडी बोलता है, अन्य जगह पर अलग अलग नाम है।
ठीक है, चाहे पैक्स हुआ, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव समिति, इसी के माध्यम से बिकना है। और इसमें जो है 12% कम से कम, उससे कम मॉइस्चर होना चाहिए, तो वह हो नहीं पाता मित्रों। तो अच्छा कि ये जो सुविधा जो है एमएसपी का, वो पूरे देश में, संपूर्ण भारत में वो मात्र 6% किसान उठा पाते हैं। माने 100 गांव में 6 आदमी का ही अनाज उसमें बिक पाता है। और उस 6 आदमी में पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं वो 65% जो है वो एमएसपी का लाभ ले लेते हैं। तो जब पंजाब हरियाणा के किसान एमएसपी का लाभ जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ जो है वो 65% ले लेगा, तो कल्पना कीजिए कि अपने यहाँ का लोग तो और कम हो जाएगा। और इस तरह से हमारे जो गरीब किसान जो हैं, जो काफी मेहनत करके खेती करते हैं, लेकिन उनके अनाज का दाम नहीं मिल पाता है। तो केंद्र सरकार ने यह तय किया है पहले कानून के तहत कि प्राइवेट की जो कंपनी जो है, जो मजबूर हुआ करती थी केवल मंडी से खरीदने के लिए, जैसे कि मान लिया कि आटा का कंपनी है जो आशीर्वाद आटा बनाता है, पतंजलि बनाते हैं आटा, और भी बहुत सारी कंपनियां, उनको तो पैसा लग जाता था। वो जो है वो मंडी में जो खरीदा जाता था सरकारी मूल्य से, हरियाणा और पंजाब का जो अनाज होता था उसको वो खरीदते थे, तो उनको तो पैसा लगता था। लेकिन हमारे जो किसान भाई जो है, जो उपजाते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दक्षिण भारत में, उनको वो पैसा नहीं मिलता था। और बीच में जो है जो दलाल थे, जिनको हम लोग अड़हतिया भी कहते हैं, वो 4% का कमीशन लेकर के उनको वो बेच देते थे। पंजाब की स्थिति यह है कि वहां पर प्रकाश सिंह बादल जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा सुखविंदर बादल, उनका पूरा कब्जा है वहां पर। जो भी वेयर हाउस वगैरह जो है, जो भी मार्केटिंग जो है, उनके हाथों में है। और इस तरह से 4% से ज्यादा उनको मुनाफा होता है। और प्रति वर्ष बादल परिवार जो है वो 5000 करोड़ रुपया वो नफा कमाता था। और आपको मालूम है कि महाराष्ट्र का जो शरद परिवार का जो परिवार है, वो भी खेती का बहुत बड़ा माफिया है। और उसका टर्नओवर जो है, अजीत परिवार, सुप्रिया सोले, सब उनके परिवार के लोग हैं, उन लोगों का जो है 10,000 करोड़ रुपया। तो जब सरकार ने कह दिया कि नहीं, प्राइवेट कंपनी खुद जाकर के खरीदे, तो उनके छाती में दर्द हो रहा है। इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि उनका तो सारा का सारा नफा पिटा गया। और इसलिए चूंकि वे बहुत बड़े राजनीतिक हस्ती लोग हैं, पॉलिटिकल फैमिली है, बहुत बड़े पैसा वाला लोग हैं, वो लोग दिल्ली में जाकर के हंगामा करवा रहे हैं। वह पूरा का पूरा जो आंदोलन जो है वह किसानों का आंदोलन नहीं है, वह माफियाओं का है, अड़हतिया का है, वह वेयर हाउस वालों का है, वो जो है किसान का पैसा हड़पने वालों का आंदोलन है। इसलिए यही कारण है कि अखिल भारत में उनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, प्राइवेट कंपनी खरीदेंगी, लेकिन हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, एमएसपी जो है, उसको सरकार खत्म नहीं कर रही है। आप स्वतंत्र हैं, आप उनसे बेचिए या एमएसपी पर बेचिए, आपको हर हालत में समर्थन मूल्य या उससे अधिक भी मिल सकता है। एक ये प्रावधान हुआ। दूसरा प्रावधान सरकार ने किया है कि जो प्राइवेट जो कंपनियां जो है वह निविदा खेती, या उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या भोजपुरी में ठेका पर खेती कहते हैं, वो आप कर सकते हो। मैंने 2018 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो किया था। एक बहुत बड़ी कंपनी है पीआई, पेस्टिसाइड इंडिया लिमिटेड, उसने कॉन्ट्रैक्ट खेती हमसे कराया था। और 2018 में हमने एक कार्यक्रम किया था उसके बाद, जिसमें माननीय सांसद जी, अभी जो हमारी बहन श्रीमती रेणु देवी जी हैं, उप मुख्यमंत्री, वो गई हुई थी उस कार्यक्रम में। और उसका थोड़ा सा आप सिस्टम समझ लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट खेती है क्या चीज। मान लीजिए कि बहुत बड़ी कंपनी आईटीसी है, उसको दिल्ली में, महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में अनेक सारे, जैसे कि दिल्ली की बात ले लीजिए, तो दिल्ली और एनसीआर का आबादी कितना है? 2 करोड़ आदमी का आबादी है, 2 करोड़। और पूरे नेपाल का आबादी भी लगभग 2 करोड़ से थोड़ा अधिक है। तो अर्थात बहुत बड़ी आबादी को खिलाने के लिए उनको आटा बनाना है। हो सकता है कि आईटीसी का जो गवर्निंग बॉडी है वो हमारे किसानों के बीच में आएगा,
और कहेगा कि भाई हमको 1000 मीट्रिक टन इस क्षेत्र से गेहूं की खेती हमको करवाना है। तो मोदी जी ने नियम पारित करवाया है कि वो किसान के समूह से वो आकर के मीटिंग करेगा और मीटिंग करने के उपरांत वह पहले ही तय करेगा कि हम आपका सामान, जब आपका अनाज तैयार हो जाएगा तो उसको इतना 100 रुपया क्विंटल हम खरीद लेंगे। इसीलिए किसान के ऊपर कोई हेडक नहीं रहेगा कि भाई हमारा अनाज जब तैयार होगा तो उसको हम बेचेंगे कहाँ पर। खरीदार जो है वो ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ है। दूसरा उसमें एग्रीमेंट ये है कि सामान किसान जाकर के नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाना बहुत कठिन काम है। किसान के पास वो अपना ट्रक लेकर आएगा जहां जिस गांव में खेती हुई है और वहां से उसको अनाज उठा करके ले जाएगा। तो किसान का कोई हेडक नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे कि आशीर्वाद आटा वाला है, पतंजलि आटा वाला है, तो उसको अपना जो माल वो बनाएगा उसको स्टैंडर्ड माल चाहिए। अगर खराब माल उसका बाजार में जाएगा तो उसको शिकायत होगा। तो हो सकता है कि जरा सुनिए ध्यान से, हो सकता है कि वो कहे कि हमको HD 2967 गेहूं उपजाना है। तो क्या करेगा कि वो अपना एक गोदाम खोलेगा सबसे पहले। और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा समस्या होता है खेती कराने में लगने वाला लागत। किसान बहुत गरीब है, उसके पास जितना आमदनी है उससे बेसी खर्चा उसके मूड़ी पर सवार है। जैसे ही फसल बिकता है खर्चा मुंह पाकर खड़ा है, वो खर्चा कर देता है। और स्थिति ये हो जाती है कि खेती कराने के वास्ते भी उसको कर्जा लेना पड़ता है, साहूकार से कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो बड़ी कंपनी आएगी, खेती तो आप ही को करना है, लेकिन वो क्या करेगा कि आपको कहे जब फलना गेहूं लगाई है तो आपको वो गेहूं का बीज हर किसान को जितना जितना एकड़ खेती करना है उस हिसाब से वो दे देगा। उसके बाद जो है जो भी उसमें दवाई लगता है, जो भी पेस्टिसाइड लगता है, जो भी हर्बिसाइड लगता है, उसको ले जाकर के वो देगा और आपका रजिस्टर खोल देगा। तो इस तरह आपके ऊपर खेती कराने का जो लोड है वो नहीं रहेगा। वो जब दाम आपको देगा तो काम पैसा काट लेगा और फिर आपको दाम दे देगा, तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइएगा। जो पैसा बचेगा वो आपका खोआ पैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा का प्रावधान क्या है कि सरकार ने कहा है कि जो प्राइवेट जो निजी कंपनियां हैं उनको ये अलाउ नहीं था कि सीधे किसान से जाकर के वो खरीदे, है ना, वो आपसे खरीदेगा। लेकिन होता इसमें ये था कि कोई खरीदा तो उसके पीछे पुलिस पड़ जाती थी कि बड़ा बड़का पार्टी बटेगी, है ना, उसके यहाँ छापा मारना, भाई आप इतना भंडारण किए हुए हैं, ये गलत है, और फिर बार्गेनिंग शुरू हो जाता था। तो सरकार ने, मोदी जी ने क्या किया है कि उसको फ्री कर दिया है, एकदम इंस्पेक्टर राज से उसको फ्री कर दिया गया है कि आप रहिए, आप किसान हो चाहे व्यापारी हो, बड़ा जो व्यापारी जो बाहर से आएगा बड़ा बड़ा गोडाउन बनाएगा। आजकल का ऐसा गोडाउन नहीं बनता है, आजकल के पोर्टेबल गोडाउन है, वह गोल गोल बनता है, उसमें अपना अनाज रखेगा, उसको यहाँ पर लोग भी मिल जाएंगे काम करने के लिए सस्ते में, और उस पर पुलिस का छापा नहीं पड़ सकता है। इस ढंग से मैं कह सकता हूं कि ये जो कानून जो बना है यह कानून पूर्ण रूप से वो हमारे पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है। किसान जो है वो लाल हो जाएंगे। और इसीलिए मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर कर लिखा कि जब यह कानून नूतन कृषि नीति जब यह लागू हो जाएगा तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। वह कोई भी चुनाव अपने समीकरण के आधार पर भी नहीं जीत सकेगा। यदि उसका समीकरण है कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि जिताने वाला बनाने वाला किसी को वो किसान ही होता है। और किसान जब हमारे भारतीय जनता पार्टी से जब सुखी हो जाएगा, उसको जब हर तरह की सुविधा मिलने लगेगी, तो वो जो है किसी दूसरे को वोट बिल्कुल देने वाला नहीं है, कभी वोट वो नहीं देगा। इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का यह फर्ज बनता है कि आप अपने समाज में जाइए, आप किसानों के बीच में जाइए, और मैं जो कहा हूँ उसके अलावा आप और भी पढ़िए, गूगल से पढ़िए, हमारे नेता लोग बताएंगे, उसको आप उन लोगों को बताइए, ताकि बिचौलिया जो है वह दिमाग लगा करके और किसी भी तरह से हमारे किसान भाइयों को गुमराह ना करें। जो गुमराह करने वाले उनका नाम मैंने ले लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और किसी को बोलने आप मत दीजिए, क्योंकि यह किसानों के पूर्ण रूप से हक में है।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने बहुत शांतिप्रिय ढंग से मेरे बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने जिले के प्रभारी प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री प्रमोद शंकर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वह आकर हमको संबोधित करें। एक पंक्ति याद आ रही है, किसान किसको कहते हैं? पैर में मिट्टी हाथ में कुदाल हो, पैर में मिट्टी हाथ में कुदाल हो, आंख आसमां में रखते हो, चीर के जमी को फाड़ कर जमी को जो उम्मीदें बोते हो, आधी तूफान सब सहते हैं, उल्टे देश का पेट भरते हैं, वह है मसीहा मेहनत का, उसी को किसान कहते हैं, उसी को किसान कहते हैं। यह शब्द जब हमारे कवियों ने रची थी, ये परिस्थिति दर्शाती है कि आजादी के बाद कभी भी किसानों के लिए वादे और बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहली बार एक नीति उनके लिए तैयार की जा रही है जो आज लगभग 6,28,221 गांव और मात्र 4,000 शहर, एक तरफ 4,000 शहर जिसमें चनपटिया और नरकटियागंज जैसे भी जगह को शहर मान लिया गया है, ऐसे 4,000 शहर और एक तरफ 6.5 लाख गांव। आज उनके कल्याण की बात हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस किसान नीति से बहुत लाभ होने हैं। वैसे इस पर तो विशेष रूप से हमारे आदरणीय भाई सुशील जी ने चर्चा की है। आगे भी हमारे मंचासीन जो इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं वो इस सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन 2-3 बातें मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मंच से इधर मैं 6 लिखकर अगर आपको दिखाऊं तो आपके तरफ वो 9 दिखेगा। देश में ठीक यही कार्य हो रहा है। जब भी सरकार कोई राष्ट्रहित के लिए कोई नीति बनाती है तो उस 6 को 9 के रूप में दिखाने का कार्य इस देश के कुछ भयक्रांत करने वाले, आतंक पैदा करने वाले लोग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में आप जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, ताकत देनी पड़ेगी, आवाज लगानी पड़ेगी, तब जाकर के वो नीति सफल होगी। जैसे बालाकोट में घटना हुई और सर्जिकल स्ट्राइक देश में हुआ तो एक तरफ एक तबका इसको गलत करार करने में लगा था, एक तरफ हमारे यहाँ जेएनयू में शिक्षा नीति की बात हो रही थी, दूसरे तरफ देशद्रोह की आवाज आ रही थी जेएनयू से, तीसरे तरफ अगर हम बात करें इस कृषि नीति की, बात करें हम देश की नागरिकता की बात, तो एक तरफ शाहीन बाग जैसे एक बहुत विराट दुष्विचार लोगों के सामने रखने का कार्य किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से कृषि नीति पर भी देश में बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है। भाई सुशील जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा और पहली बार मैं कह रहा हूं, आपको अनुभूति होगी कि आपने एक नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान। तो एक ऐसी सरकार जो एक तरफ जवानों के लिए उनको सशक्त कर रही है, दूसरे तरफ जय किसान के लिए किसानों को सशक्त करने का निर्णय लिया है। इसलिए हमें आप सबको देश के एक आध्यात्मिक शक्ति को, एक सात्विक शक्ति को खड़ा होना पड़ेगा और इस आवाज में अपनी आवाज लगानी पड़ेगी, तब जाकर के इस देश में अभी 1200 इस संविधान दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे और आज से ठीक
7 साल पहले दार्जिलिंग में संविधान सभा पर एक सभा हुई थी, मैं उसमें शिरकत कर रहा था और वहां एक बंधु ने कहा कि इस देश में कल्याण तब होगा जब नीतियां बनेगी। और लगभग इसी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अभी तो कृषि नीति आया है। ऐसे 1200 संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बदलना जरूरी है। अगर वो नहीं बदला जाएगा तो देश बदलता हुआ नहीं दिखेगा, भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, भारत विश्व की आर्थिक ताकत नहीं बनेगी। ये आर्थिक ताकत तब बनेगी जब उन छोटी छोटी चीजों को वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। और ये छोटी छोटी बातों के लिए एक बार अगर हमने ताकत लगा दी, आपने ताकत लगा दी, तो निश्चित तौर पर इसमें संशोधन करने वाले लोग, इसमें लगने वाले लोग बड़े ही हिम्मत के साथ लगेंगे और उन सभी दुर्विचारों को एक साथ परास्त होना पड़ेगा। भाई सुशील जी कह रहे थे कि जब हमारे यहाँ अगर कोई कहता है कि विदेशी कंपनियां आएंगी, कोई कहता है कि ये कृषि नीति से हमारे यहाँ बड़े बड़े लोगों का, औद्योगिक घराने का अधिपत्य होने, किसानों का भला होने वाला है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को कम से कम दुगुनी जरूर करेंगे। तो ये दुगुनी तब होगी जब ऐसी नीतियां बनेंगी और आपके फसलों में, आपका उपज में जब लागत कम होगा, भंडारण की व्यवस्था होगी और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उसका खरीदार तैयार होगा। तो इन सब बातों को लेकर के मैं भी आप ही के जिले का हूं। अलग बात है कि मैं हरिद्वार और पतंजलि को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं खुद चाहता हूं कि यहाँ कोई बिहार में फूड पार्क लगे और एक संजोग है कि आदरणीय अध्यक्ष जी भी और हमारी बहन आदरणीय उप मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री भी हैं, तो एक बड़ा सुअवसर होगा। आज तक यही कहा जाता रहा है कि हमारे यहाँ कोई उद्योग लगाने वाले नहीं आते। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस चंपारण में अगर पतंजलि का उद्योग लगा तो सीधे सीधे 1 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा और कम से कम 10 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। क्योंकि पतंजलि एक ऐसी कंपनी है, ये पतंजलि ही एक ऐसा उद्योग स्थापित करने वाली कंपनी है जो केवल और केवल कृषि उत्पादों को ही अपने यहाँ प्रयोग में लाती है। चाहे वो एलवीरा हो, चाहे तुलसी हो, चाहे गिलोय हो, चाहे मुसली पाक हो, चाहे अश्वगंधा हो, जितनी भी चीजें हैं केवल और केवल पतंजलि किसानों की चीजों को ही उपयोग करती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार इस पर एक सुविचार, सुव्यवस्थित तरीके से इस पर हम आगे बढ़े। रह गई बात किसी को विरोध करने का, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा यह कहते हुए कि भगवान का सौदा करने वाले बहुत हैं यहाँ, भगवान के सौदा करने वाले बहुत हैं यहाँ। इंसान की कीमत क्या जाने, जो आज तक धान की कीमत न दे सका, वो हमारी मान की कीमत क्या जाने, हमारी मान की कीमत क्या जाने। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पहली बार जय जवान जय किसान का नारा हम लोगों ने सुना था, साकार और मूर्त रूप अब हो रहा है। तो एक बार मैं आवाज लगाता हूँ, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, जय जवान जय जवान जय जवान, भारत माता की। धन्यवाद। हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय सतीश चंद्र दुबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं और मंच संचालन कर रहे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों के बड़े भाई संदीप श्रीवास्तव जी आज की अध्यक्षता कर रहे इस जिले के कप्तान हम लोगों के बड़े भाई जिला के जिला अध्यक्ष भाई दीपेंद्र सराब जी। और कितनी खुशी की बात है, आज आजादी के बाद इतिहास में पहली बार चंपारण में और चंपारण से हमारे प्रथम बार
इस जिले से आपके बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इस जिले से आज तक कभी राज्यसभा का सदस्य नहीं हुए, आज तीनों आदमी आपके मंच पर विराजमान है। इसके लिए मैं कितना हम लोगों को खुशी है कि आज पश्चिम चंपारण से इतना बड़ा पद मिला है। मैं आज इस सभा में उपस्थित है। इस क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुकी, मंत्री रह चुकी और 5वीं बार जीत कर गई और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित है। माननीय श्रीमती रेणु देवी जी उपस्थित हैं, जो अपने कर्मठता के बदौलत इतनों दिन से संघर्ष करके और इस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के भारतीय जनता पार्टी टीम के मुखिया और पश्चिम चंपारण के लाल हम लोगों के माननीय भाई संजय जायसवाल जी आपके बीच उपस्थित हैं। आपके बीच उपस्थित है पश्चिम चंपारण के सांसद रह चुके, 2 बार विधायक रह चुके और चौथी बार आपके राज्यसभा से सांसद चुने गए हम लोगों के बड़े भाई माननीय राज्यसभा सांसद सतीश दुबे जी आपके बीच उपस्थित हैं। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मिथिलेश पति तिवारी जी, जो हम लोगों के बड़े भाई आपके बीच में उपस्थित। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के सरकार और महागठबंधन के सरकार ने धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया है, आपको बहुत हम भोजपुरी भाषा में ठेठ में बता देना चाहते हैं कि सिर्फ पहले व्यापार मंडल में और पैक्स में ही आपका धान गेहूं खरीदारी किया जाता था। जो प्रधानमंत्री